नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और इस वीडियो में मैं आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स का स्वागत करती हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरणों में होता है। पहला होता है प्रीलिम्स, फिर होता है मेंस और फाइनली इंटरव्यू। और जो प्रीलिम्स एग्जाम है, जब तक आप उसको क्रैक नहीं कर लेते तब तक आप मेंस में नहीं जा सकते, और जब तक आप मेंस को क्रैक नहीं कर लेते तब तक आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते। ये कॉमन नॉलेज है। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये वीडियो क्यों देखना चाहिए, क्यों ये वीडियो इतना इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप जानते हैं कि आजकल यूपीएससी में सबसे ज्यादा प्रश्न इन्वायरमेंटल साइंसेस से पूछे जाते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट एक बर्निंग टॉपिक है। यहाँ तक कि जो देश की 2 लीडिंग पार्टीज है, नेशनल पार्टीज, भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी उन्होंने एक इन्वायरमेंट का सेक्शन बनाया, जहां पे वो ये वादा करते हैं कि इन्वायरमेंट के फील्ड में भारत को पर्यावरण के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए ये 2 पार्टीज क्या करेंगी। तो इतना जरूरी है पर्यावरण, और इसलिए यूपीएससी में भी इस सिलेबस को, इस सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, और प्रीलिम्स में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए पहले मैं जो लेटेस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, 2024 का, इसी साल का, उसका क्वेश्चन पेपर आपको दिखाऊंगी, और फिर मैं आगे डिस्कस करूंगी कि आप इसको कैसे तैयार करें। अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूँ, पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इन्वायरमेंट साइंस से जुड़े हर करंट अफेयर्स के लिए और हर नॉलेज के लिए और हर एग्जाम की तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। सो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन पेपर एंड देन आई टेल यू मोर अबाउट हाउ टू प्रिपेयर। ओके, so this is the question paper for UPSC prelims exam 2024। और अभी हम देखते हैं प्रश्न पत्र की ओर, इसमें क्या क्या है। ये हिंदी में और इंग्लिश दोनों में प्रश्न पत्र आता है, तो मैं इंग्लिश वाला डिस्कस कर रही हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। और मेरे ज्यादातर वीडियोस जो इन्वायरमेंटल साइंस के हैं वो भी बाइलिंगुअल हैं, मतलब एक ही वीडियो में मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं का प्रयोग करती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। स्टेटमेंट 2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीनहाउस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर आर गुड अब्जॉर्बर्स ऑफ लॉन्ग वेव रेडिएशन। Which of the following is correct in respect of the above statements? और इसका सही उत्तर है डी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो ये इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 को सही से एक्सप्लेन करता है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, consider the following statements. Statement 1, thickness of troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. Statement 2, at the equator heat is transferred to great heights by strong convectional currents. अब क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द अबव स्टेटमेंट्स। ये पूरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो ये ए सही उत्तर है इसका। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। 3 है, कंसिडर द फॉलोइंग, पायरोक्लास्टिक डिब्रीज, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन। तो ये सब कुछ है। क्वेश्चन 3 ये भी एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है। टोटल मैंने गिने थे, और 29 क्वेश्चन, 100 में से 29 क्वेश्चन सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंसेस के हैं, जो मैं आपको बारी बारी दिखाऊंगी और उसके बाद मैं बताऊंगी कि तैयारी कैसे करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, which of the following is are correct inference/inferences from the isothermal map of the month of January? The isotherms deviate to the north over the ocean and to the south over the continent. ये environmental geography का question है। The presence of cold ocean currents, Gulf Stream and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north. अब इसमें select the answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2, कौन सा सही है ये बताना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 है, with reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequences is correct? घाघरा गोमती गंडक कोसी, गोमती घाघरा गंडक कोसी, घाघरा गोमती कोसी गंडक, या गोमती घाघरा कोसी गंडक। इनमें से कौन सा सही है, इसमें टिक मार्क लगाना है। तो ये भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रेनफॉल इज वन ऑफ द रीजंस ऑफ वेदरिंग ऑफ रॉक्स।
Rain water contains carbon dioxide in solution. Statement 3, rain water contains atmospheric oxygen. अब है question, which of the following is correct in respect to the above statements? Both statement 2 and 3 are correct, and both of them explain statement 1. Both statement 2 and 3 are correct, but only one of them explains statement 1. Only one of the statements 2 and 3 is correct, and that explains statement 1. Neither statement 2 nor statement 3 is correct. तो बेसिकली ये स्टेटमेंट है और उसका एक्सप्लेनेशन है, और पता करना है कि सही एक्सप्लेनेशन कौन सा है. इस तरह के कई सारे एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चन इसमें हैं. मैं बारी बारी आपको दिखाती जाऊंगी. अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए. कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. सेंट्रल एशिया, Vosges, Fold Mountains, Europe, Alps, Block Mountains, North America, Appalachians, Fold Mountains, South America, Andes, Fold Mountains. तो ये है. In how many of the above rows is the given information correctly matched? इनमें से कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन सही से मैच है? ये भी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आपको पता करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स. Johnny Polo Airport, Kushinagar International Airport, या Vijayawada International Airport. In the recent past, which of the above have been constructed as greenfield projects? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या 1, 2 and 3? ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होता है जो स्क्रैच से शुरू है, मतलब उसके पहले वहां खाली जमीन थी, कोई खेत था, खाली जमीन थी या कोई जंगल था, और वहां पे आपने एकदम जीरो से शुरू करके एक एयरपोर्ट बनाया है. पहले से वहां कोई कंस्ट्रक्शन, कोई डेवलपमेंट नहीं था. अ ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट हैपेंस ऑन एन अनडेवलप्ड लैंड. सिंपलेस्ट टर्म्स में यही है. ठीक है, तो ये भी नॉर्मल साइंस का क्वेश्चन है. अब क्वेश्चन 12 है. विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? अब वाटर वेपर के सापेक्ष में कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज अ गैस the amount of which decreases with altitude. Its percentage is maximum at the poles. अब select the answer using the codes given below. कौन सा सही है? ये भी environmental science का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 13 आगे बढ़ते हैं. Consider the following description. Annual and daily range of temperatures is low. Precipitation occurs throughout the year. मतलब annual range of temperature मतलब दिन और रात में जो तापमान का डिफरेंस होता है, फर्क होता है, वो कम है. सॉरी, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब जो पूरे साल का जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है, गर्मी, जाड़ा और बरसात का, वो ज्यादा रेंज नहीं है, रेंज कम है, ज्यादा तापमान का परिवर्तन नहीं होता है. और डेली रेंज मतलब दिन और रात में भी तापमान का ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, रेंज ज्यादा नहीं है, लो है रेंज. और प्रेसिपिटेशन पूरे साल होता है, और प्रेसिपिटेशन वेरीज बिटवीन 50 सेंटीमीटर टू 250 सेंटीमीटर इतना होता है. अब ये किस तरह का क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, ह्यूमिड ट्रॉपिक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, या मराइन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट? ये भी इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 14. विथ रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट्स मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर. सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो. 1 only, 2 only, both 1 and 2, and neither 1 and 2. तो पहले तो कोरियोलिस फोर्स क्या होता है? कोरियोलिस फोर्स वो फोर्स होता है जो धरती के गोल गोल जो अपने ध्रुव पर धरती घूमती है उसकी वजह से लगता है, और उसकी वजह से एयर का मूवमेंट होता है, तो वो होता है कोरियोलिस फोर्स. उसके बारे में ये सवाल है. ये भी हार्ड कोर एनवायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है. और ऑन जून 21 एवरी ईयर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स एक्सपीरियंसेस अ सनलाइट ऑफ मोर देन 12 आवर्स? तो कौन सी जगह पे 21 जून को हर साल 12 घंटे से ज्यादा लंबा बड़ा दिन होता है? ये बताना. इक्वेटर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है, आर्कटिक सर्कल पे कहाँ होता है ये? क्वेश्चन 16. वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड. पीट का मतलब होता है दलदली जमीन होती है, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which of the following denotes that region? Amazon basin, Congo basin, Kikori basin, या Rio de la Plata basin? ये है. ये भी इन्वायरमेंट साइंस का सवाल था, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल था. मैं सभी सवालों के आंसर अभी नहीं बता रही हूँ और उसके लिए लंबा टाइम लगेगा, और ये वीडियो मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहती. With reference to perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances, PFAS, that are used in making many consumer products, consider the following statements. PFAS are found to be widespread in drinking water, food, and food packaging materials. PFAS are not easily degraded in environment. Persistent exposure to PFAS can lead to bioaccumulation in animal bodies.
अब बायो एक्यूमुलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और बायो एक्यूमुलेशन एनवायरनमेंट का एक हार्डकोर टर्म है जो एनवायरमेंटलिस्ट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसका मतलब होता है बायो एक्यूमुलेशन, मतलब कि आपके शरीर में किसी भी जेनोबायोटिक कंपाउंड का, किसी भी सिंथेटिक कंपाउंड का जमा हो जाना। जैसे जो भी हम खाते पीते हैं उससे बहुत सारे सिंथेटिक कंपाउंड्स फल के और सब्जियों की और एनिमल मीट के द्वारा हमारे बॉडी में जाते हैं, और वो सारे बॉडी से बाहर नहीं निकलते हैं, वो बॉडी में कहीं ना कहीं जमा होते रहते हैं। और जब साल दर साल हम उस तरह का खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो उस तरह के टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जमा होते रहते हैं और उनका कॉन्सेंट्रेशन हमारी बॉडी में बढ़ता जाता है। इसी को बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं। अब यहाँ पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो ये एक इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज प्लेस्ड अंडर द वर्मिंग कैटेगरी इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भी इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में है। स्टेटमेंट 2, द इंडियन फ्लाइंग फॉक्स फीड्स ऑन द ब्लड ऑफ अदर एनिमल्स। Which one of the following is correct in respect of the above statements? और ये जो वर्मिन होता है ना, वर्मिन का मतलब होता है पेस्ट, या तो कीड़े मकोड़े होते हैं या फिर कोई ऐसा जानवर जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाता है, उसको वर्मिन कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हुआ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 22, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Statement 2, many chewing gums contain plastic as gum base. Which of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 1 and statement 2 are correct, and statement 2 explains statement 1. Both statement 1 and statement 2 are correct, but statement 2 doesn't explain statement 1. और फिर थर्ड ऑप्शन है statement 1 is correct but statement 2 is incorrect. फिर है statement 1 is incorrect but statement 2 is correct. तो इसके बारे में है। तो ये 22 हुआ क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं। Question 24, consider the following statements regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of the United Nations. World Toilet Summit, World Toilet Day, and World Toilet College are the initiatives of this organization to inspire action to tackle global sanitation crisis. 3, the main focus of its function is to grant funds to least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. Which of the statements given are correct? ये भी environmental science का ही question है। 25, consider the following statements. Lions do not have a particular breeding season. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. ये भी environment and wildlife का question है ये। ये एक बहुत ही interesting environmental current affairs का question है। Which one of the following is the correct description of 100 million farmers? तो 100 मिलियन फार्मर्स क्या होता है? ये एक स्वयंसेवी संस्था है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर एक्सेलरेटिंग द ट्रांजिशन टुवर्ड्स फूड एंड वाटर सिस्टम दैट आर नेट जीरो कार्बन, नेचर पॉजिटिव एंड दैट एम्स टू इंक्रीज फार्मर रेजिलियंस। ये सही स्टेटमेंट है। It is an international alliance and a network of individual and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of the organic animal husbandry. It is a digital platform fully integrated with service providers and built on blockchain that lets buyers, sellers, and third parties trade fertilizers quickly and securely. It is a platform with the mission of encouraging the farmers to form farmer product organization and agri-business consortiums, thus facilitating the access to global open market to sell their products. So statement 1 तो सही है। इसके अलावा अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग बैटरी स्टोरेज, बायोमास जनरेशन, फ्यूल सेल, रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टाइक यूनिट्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर कंसिडर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज? अब इनमें से कौन सा है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सोर्सेज माना जाएगा? ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या ऑल 4? ठीक है, तो ये है। इस तरह से क्वेश्चंस है, एनवायरमेंटल करंट अफेयर से जुड़े क्वेश्चंस हैं, वाइल्ड लाइफ से जुड़े क्वेश्चंस हैं, एनवायरमेंटल लॉ से जुड़े क्वेश्चंस हैं, और हार्डकोर एनवायरमेंट साइंस के भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? फिग, महुआ, सैंडलवुड या सिल्क कॉटन? ये भी इंटरेस्टिंग एनवायरमेंटल साइंस का ही क्वेश्चन है, इकोलॉजी का क्वेश्चन है। 29, consider the following: butterflies, fish, frogs. How many of the above have poisonous species among them? तो फिश
और फ्रॉग्स दोनों के पॉइजनस स्पीसीज होते हैं, ये मुझे पता है, बटरफ्लाइज का मुझे नहीं पता। इसलिए मैं भी सभी सवालों के जवाब आपको साथ साथ बताती नहीं जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी कंफर्म होना पड़ेगा, थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा। मैं कोई मिसलीडिंग आंसर देना नहीं चाहती, इसलिए मैं साथ साथ सवालों के जवाब नहीं दे पा रही हूँ। Consider the following: cashew, papaya, and red sanders. How many of the above trees are actually native to India? Native to India मतलब जो भारत में ही पनपे थे, इनमें से कौन से वैसे पेड़ हैं? ठीक है। Question number 31. With reference to radioisotope thermoelectric generators, RTGs, consider the following statements. RTGs are miniature fission reactors. RTGs are used for powering the onboard systems of spacecrafts. RTGs can use plutonium-238, which is a byproduct of weapon development. Which of the above statements are correct? ये भी इन्वायरमेंट एंड एनर्जी का एक स्टेटमेंट है, जो कि न्यूक्लियर एनर्जी हम इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में है, और उसी से जुड़ा हुआ ये सवाल है। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस अभी तक इन्वायरमेंटल साइंस से आ चुके हैं, अभी और भी हैं। ये देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बिग बैंग थ्योरी और इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स से क्वेश्चन है, जो कि इन्वायरमेंटल साइंस के सिलेबस में भी है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1, giant stars live much longer than dwarf stars. Statement 2, compared to dwarf stars, giant stars have a greater rate of nuclear reaction. Which one of the following is correct in respect of the above statements? Both statement 1 and 2 are correct, and statement 2 explains statement 1. Both statement 2 and 1 and 2 are correct, but statement 2 does not explain statement 1. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. Statement 1 is incorrect, but statement 2 is correct. Actually, dwarf stars की उम्र ज्यादा होती है giant stars से। Question 33. Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? Nitric oxide, nitrogen dioxide या नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड? ह्यूमन बॉडी में कौन सा बनता है? ये एनवायरमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। In which of the following are hydrogels used? Control drug delivery in patients, mobile air conditioning systems, preparation of industrial lubricants. तो हाइड्रोजेल बेसिकली एक तरह का पॉलीमर होता है जो एक्वस मीडियम में रहता है। Question 37. Which of the following is the exhaust pipe emission from fuel cell electric vehicles powered by hydrogen? तो बेसिकली हाइड्रोजन से पावर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उसमें एग्जॉस्ट पाइप में एज अ पोल्यूटेंट या बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोनियम, ऑक्सीजन या वाटर वेपर? सही उत्तर है वाटर वेपर। Recently, the term pumped storage hydropower is actually and appropriately discussed in the context of which of the following? Irrigation of terraced crop fields, lift irrigation of cereal crops, long duration energy storage, rainwater harvesting system. इसके अलावा क्वेश्चन 39, ये भी इन्वायरमेंटल साइंस का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 39 तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। Membrane bioreactors are often discussed in the context of A. Assisted reproductive technologies, drug delivery, nanotechnologies, वैक्सीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी। और मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर जो होता है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि सॉलिड और लिक्विड को अलग कर दिया जाता है। तो पानी से जो सॉलिड पोल्यूटेंट्स है उनको मेम्ब्रेन के थ्रू अलग कर दिया जाता है, और बायोरिएक्टर होता है तो माइक्रोब्स उन सॉलिड्स पर एक्ट करते हैं और उनको डिग्रेड करते हैं और पानी प्योर हो जाता है। यही होता है। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन 46। कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल्स: एग्रीकल्चरल रेसिड्यूज, कॉर्न ग्रेन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट स्लज या वुड मिल वेस्ट। ये सब तरह के वेस्ट हैं। अब इनके बारे में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल? एविएशन फ्यूल मतलब होता है जो एयरक्राफ्ट में फ्यूल यूज किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा इसमें से इस्तेमाल किया जा सकता है? ठीक है, तो कॉर्न ग्रेन इस्तेमाल होता है क्योंकि उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन होता है उससे। अब है आखिरी क्वेश्चन जो इन्वायरमेंटल साइंस से आया था, क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 90 तक बहुत सारे, टोटल 29 क्वेश्चंस, मतलब 29% सवाल जो है इन्वायरमेंटल साइंस के थे। अब ये आखिरी सवाल जो इस पेपर में है इन्वायरमेंटल साइंस का, उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी EPA, which of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions?
लोकोमोटिव्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, या पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। इसका सही उत्तर है पावर प्लांट्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल। ईपीए क्या होता है? ईपीए एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको क्या समझ आता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तो एक ही सब्जेक्ट से थे, जो कि था एनवायरमेंटल साइंसेस, और जो मेरा ये चैनल है वो एनवायरमेंटल साइंसेस का ही है। तो अगर आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ने की जरूरत महसूस होती है अभी भी, क्योंकि उसके बिना तो आप प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर सकते और प्रीलिम्स के बिना आप आगे नहीं जा सकते, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने क्वेश्चन पेपर देख लिया, आपने देख लिया एनवायरमेंटल साइंस कितना इंपॉर्टेंट है। अब इसकी तैयारी के लिए क्या करें? तैयारी के लिए कोई खर्च देने की जरूरत नहीं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाने की जरूरत नहीं, तैयारी बिल्कुल फ्री होगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और आपके लिए 3 प्लेलिस्ट दिए गए हैं अलग अलग, जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस हैं, 100 से ज्यादा शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस हैं एनवायरमेंटल साइंसेस के हर एक टॉपिक को कवर करते हुए, और उससे आपकी यूपीएससी की तैयारी पूरी हो जाएगी। और अगर आपको लगता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए कुछ और है जो आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, और मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगी। इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स हो, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो, एटमॉस्फेरिक साइंसेस हो, एवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स हो, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल जियोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स पे वीडियोस इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो गुरु दक्षिणा के तौर पे कम से कम 3 और दोस्तों को शेयर करें, और कोई फीस नहीं भरनी, चैनल बिल्कुल फ्री है। और एक बात, जब एनवायरमेंटल साइंस के फॉर्म भर जाएंगे अगले साल जनवरी में, उस वक्त मैं एनवायरमेंटल साइंस के एमसीक्यू का एक सीरीज लाऊंगी, जो पिछले 10 साल में यूपीएससी में एनवायरमेंटल साइंस से जुड़े जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका क्वेश्चन आंसर होगा। वो 10 साल का एमसीक्यू सीरीज मैं तब लाऊंगी जब यूपीएससी के फॉर्म्स भरे जाएंगे। तो जो अभी आपके पास इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियोस हैं, उनसे आप तैयारी शुरू कीजिए। कुछ नहीं समझ में आता हो, या कुछ आपको लगता है कि गलत है या कुछ और होना चाहिए, कुछ डिसएग्रीमेंट है, तो भी मुझे कमेंट से बताएं। और मेरे चैनल को रेगुलर चेकआउट करते रहें, उसमें और शॉर्ट और लॉन्ग वीडियोस आएंगे, और साथ में एमसीक्यू सीरीज जो मैं जनवरी में लाने वाली हूँ उसका इंतजार करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो प्लीज।